हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक है। और पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रॉफ तुम्हारे पास आ रहे हैं तो ध्यान रखना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। जो भी था उसमें क्लासिकल पाथवे जो था, ठीक है, और लेक्टिन पाथवे जो था, और आपका अल्टरनेट पाथवे, ये तीनों मैंने उसका पाथवे बताया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। अब उसके बारे में अब थोड़ा सा और रह गया, जैसे कुछ डिफिशियंसी हो जाती है उस कुछ प्रोटीन्स की जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम आती हैं, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है वो देखना, ठीक। तो देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिसीज होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बस देखते रहो बस, ठीक है। देखो, सबसे पहली डिफिशियंसी जो होती है वो किसकी होती है? डिफिशियंसी ऑफ C1 C2 C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। जो C1 C2 C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वहाँ इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक। अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है? उससे होता है परसिस्टेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो परसिस्टेंट रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसीज होती है। देखो सुनो, ये जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसीज, ये तुम है ना मेडिसिन में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो तुम इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हो, अभी बस इतना याद रखो कि डिफिशियंसी C1 C2 C4 प्रोटीन की जब डिफिशियंसी होती है तो परसिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से जैसी परसिस्टेंट इम्यून कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उससे क्या होगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिसीज होती है, ठीक। और ये कौन सा डिसऑर्डर होता है? ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक। ध्यान रखना इसको, ठीक, इसमें इतना ही ध्यान रखो। दूसरा है डिफिशियंसी ऑफ, इसको ध्यान से समझना, C1 एस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। मैं C1S एस्टरेज नहीं बोल रहा, मैं ओनली क्या बोल रहा हूँ? C1S एस्टरेज इनहिबिटर। मतलब एक बात समझो, मतलब एक कार है, कार चल रही है, ठीक है, उसमें ब्रेक्स भी लगे हुए हैं, ठीक। अब एक बात समझना, जब वो कार चल रही है तो जब रोकनी पड़ेगी तो ब्रेक्स काम आएंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैंने तुम्हें बताया था C1S उसकी एक एक्टिविटी होती है जो कि एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है कि नहीं? देखो मैं इसमें, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो, ये मैंने बताया था C1S, इसकी एस्ट्रेज एक्टिविटी होती है, जो कि क्या करता है? जब C4 प्रोटीन आता है तो दो चीज़ में तोड़ देता है, एक C4B और C4A में, है ना। देखो एस्ट्रेज एक्टिविटी है तो इसने दोनों में तोड़ दिया था, ठीक। अब एक बार समझना, अगर C1 एस्ट्रेज, अब ये प्रोसेस देखो, अब सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में पैथोजन मर चुका है इस पाथवे के थ्रू, ठीक है, मर गया, ठीक है, मतलब किल हो गया, ठीक। तो क्या होगा कि अब हमें सिंपल सी बात है इस पाथवे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैथोजन हमने मार दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब इस पाथवे को अगर रोकना है तो हमें सिंपल सी बात है C1, हमें इसको इनहिबिट कर दें। हम अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे कौन काम आता है? C1S इनहिबिटर। ये क्या करता है? ये C1S को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से और आगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जुड़ते नहीं है, ठीक है। अब मान लो C1S इनहिबिटर की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चलता रहेगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। तो क्या होगा? अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे। मतलब क्या होगा? अगर उसकी डिफिशियंसी होगी C1S एस्ट्रेज इनहिबिटर की, तो क्या होगा? क्लासिकल पाथवे तो चलता ही रहेगा, जैसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो उससे क्या फॉर्म होंगे? उससे फॉर्म होंगे एनाफाइलोटॉक्सिन्स। अब देखो एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एनाफाइलोटॉक्सिन्स आपके वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं? देखो C3A होता है एक, C4A होता है और C5A होता है, ठीक है। C3A C4A और C5A ये आपके एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, अगर C1 एस्टे इनहिबिटर की कमी है तो क्या होगा? क्लासिकल पाथवे चलता रहेगा। क्लासिकल पाथवे चलता रहेगा, इसका मतलब क्या है? ये प्रोटीन बनते रहेंगे, ये प्रोटीन बनते रहेंगे, तो ये क्या है? एनाफाइलोटॉक्सिन्स है, तो इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही इनका अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक, तो एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? जो मास्ट सेल्स है, ये मास्ट सेल है, ठीक है,
तो अब मान लो ये C3A, C4A, C5A, ये क्या है, एनाफाइलोटॉक्सिन्स है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये मास्ट सेल पे एक्ट करेंगे। जैसे ही मास्ट सेल पे एक्ट करेंगे तो मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, इनके रेस्पॉन्स में हिस्टामिन रिलीज करेगा। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या रिलीज होंगे, हिस्टामिन रिलीज होंगे। ठीक, हिस्टामिन रिलीज हुए। अब मान लो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि ये पाथवे जो है, ये जो चल रहा है, ये मान लो लैरिंग्स में चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लैरिंग्स में पाथवे चल रहा है ना, तो क्या होगा, हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज हुए। तो हिस्टामिन क्या करेंगे, लैरिंग्स में क्या करेंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है, और वेजोडाइलेशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लैरिंजियल एडिमा होगा। लैरिंजियल एडिमा होगा तो उससे क्या होगा, डेथ हो सकती है। ठीक, तो ये वाला जो केस है, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया है कि हिस्टामिन क्या करेंगे। ठीक है, और हिस्टामिन क्या कर सकते हैं, देखो जहाँ भी ये पाथवे चल रहा है वहाँ पे हिस्टामिन अपना रोल प्ले निभाएगा और उसके बेसिस पे अलग अलग चीज़ें होंगी। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि लैरिंग्स में चल रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वजह से हिस्टामिन क्या कर रहा है, लैरिंग्स में आपका क्या कर रहा है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और आपका वेजोडाइलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से लैरिंजियल एडिमा हो रहा है और उसकी वजह से लैरिंजियल एडिमा की वजह से डेथ हो सकती है। ठीक, इतना समझ आया। C1 एस्टरेज इनहिबिटर की अगर डिफिशियंसी होती है तो हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, जिसका नाम होता है हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। क्या होता है, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। और ये कैसा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आता है डिफिशियंसी ऑफ लेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक, मतलब C5, C6, C7, C8 की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, देखो C5, C6, C7, C8 किस में काम आ रहे थे, आपका इसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आ रहे थे, है ना। कैसे आ रहे थे, पहले C5 आता है, वो उसके संग C6 के संग जुड़ता है, फिर C7 के संग जुड़ता है, फिर ये कॉम्प्लेक्स C5B, C6, C7 किसको अपने संग जोड़ता है, C8 प्रोटीन को। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, जो मोनोमर होते हैं C9 मॉलिक्यूल्स के, उनको पॉलीमराइज कर देता है, जिसकी वजह से वो पॉलीमराइजेशन C9 मॉलिक्यूल आपके मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। ठीक है, और वो क्या बना देते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अगर C5, C6, C7, C8 की डिफिशियंसी रहेगी तो सिंपल सी बात है क्या, मैक फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक, अब एक बात समझो, देखो जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है ना, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, ये ईजिली है ना, ईजिली किल कर सकता, ये ईजिली किसको किल कर सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, क्या कर सकता है, ये इजीली किल कर सकता है किसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो मान लो किसी बंदे में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ। ठीक, तो उसमें जो अब उसके पास क्या, उसकी बॉडी में लेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं है, कौन से C5, C6, C7, C8 नहीं है, तो इसका मतलब उसकी मैक फॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब उस बंदे में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेशली मतलब किसके, मतलब ये ऑब्जर्व किया गया है, ध्यान रखना इस बात को, ऑब्जर्व किया गया है कि स्पेशली किसके इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, नेसेरिया गोनोरिया और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान रखना इसमें लेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का डिफिशियंसी होने के कारण मैक फॉर्मेशन कम होता है, मैक फॉर्मेशन घट जाता है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, स्पेशली किसका, नेसेरिया गोनोरिया और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये था तुम्हारे डिफिशियंसी। ठीक,